हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के बारे में। एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली होती है, वो क्या होती है, अभी हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हेडिंग लगाइए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। अब देखो, हेल्महोल्ट्ज़ जो कुंडली होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। जो आपको दिखाई दे रही है ना इमेज, कुछ इस तरह की इमेज होती है जिसमें दो वृत्ताकार कुंडली होती है जो समान त्रिज्या की होती है। ठीक है, समरूप होती है और समान त्रिज्या की होती है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है एक उभयनिष्ठ अक्ष पर, और दोनों जो कुंडलियां होती है वो एक अक्ष के ऊपर, एक ही अक्ष के ऊपर ये दोनों कुंडलियां रखी रहती हैं और एक दूसरे की ये समांतर होती है। कैसे होती है? एक दूसरे के समांतर आपको दिखाई देती है। ऐसी दो कुंडलियों का युग्म जिनमें प्रवाहित धारा की दिशा, फेरों की संख्या, इनकी त्रिज्या, ये जो सब होती है और धारा का मान, ये सब समान होते हैं। यानी कि इस एक कुंडली में जितने फेरे हैं उस दूसरी कुंडली में भी उतने ही फेरे होंगे। अगर इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। अगर इसमें आई एम्पियर की धारा है तो इसमें भी आई एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। अगर इसकी त्रिज्या ए है तो इस दूसरी वाली कुंडली की त्रिज्या भी ए ही होगी। दोनों का अक्ष उभयनिष्ठ होगा। सब कुछ अगर समान हो तो ऐसी कुंडलियों के जो युग्म होता है इन्हें हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। और इन दोनों कुंडलियों के मध्य की जो दूरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों कुंडलियों के बीच में जो दूरी होती है ना, ये देखो डायग्राम में तो आपको इतना समझ में अच्छे से नहीं आता है, लैब्स में ये प्रैक्टिकल करवाया भी जाता है। अगर आपकी लैब में ये प्रैक्टिकल अवेलेबल होगा तो आप लोग इसको जरूर करेंगे। वैसे बहुत कम लैब्स में ये प्रैक्टिकल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपको दो कुंडलियाँ ऐसे दिखाई देगी और जब आप देखेंगे ना तो इन दोनों कुंडलियों के बीच की जो दूरी आपको दिखाई देगी ना वो इनकी त्रिज्या के बराबर होगी। अब यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ मैंने जो अभी लाइन बोली वहाँ से कुछ आपके दिमाग में आया? याद करिए, लास्ट वीडियो में हमने नति परिवर्तन बिंदु पढ़े थे ना, और वहाँ मैंने आपको बताया था क्या कि नति परिवर्तन बिंदुओं के जो बीच की दूरी, ऐसा कुछ ग्राफ मिला था, ये बिंदु मिले थे। नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी इनकी कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। और ये बिंदु हमें कहाँ मिलते थे? a/2 दूरी के ऊपर प्राप्त होते थे। कुछ याद आ रहा है? जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो ऐसी कुंडलियों का जो युग्म होता है जिनमें ये सारी चीज़ें विद्यमान हो, ओके, क्या क्या? फेरों की संख्या समान हो, कुंडली का, दोनों कुंडलियों का अक्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों में फेरों की संख्या समान हो, दोनों की त्रिज्या समान हो, दोनों में धारा का मान समान हो, धारा की दिशा भी समान हो और इनके बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो। तो ऐसी कुंडलियों का जो युग्म होता है इसे ही कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। ओके बच्चों, चलिए, ऐसा कुछ डायग्राम है, बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। अब आते हैं हमें क्या प्रूफ करना। अब पहली चीज़ तो ये जानते हैं कि आखिर ये जो कुंडली बनाई गई ये क्यों बनाई गई, हमें क्या जरूरत पड़ गई हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली बनाने की। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का जो यूज़ होता है वो समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अभी हम ये चीज़ प्रूफ भी करेंगे कि इस कुंडली, इन हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के जो मध्य जो भाग रहता है ना, मध्य प्रभाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो एक समान रहता है। तो जब भी आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर उत्पन्न करना है तो वहाँ हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करिए। बहुत बार एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य प्रभाग में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो समान होता है। अब मैंने क्या किया, दोनों कुंडलियों को ऐसे अलग अलग दिखा दिया। देखो इस डायग्राम में थोड़े से समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो मैंने इन दोनों कुंडलियों को इस तरह से दिखा दिया। इसकी त्रिज्या भी a1 है तो इसकी भी a1 है, इसमें धारा क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनकी त्रिज्या के बराबर। ये मेरी C1 कुंडली है, ये मेरी C2 कुंडली है। फेरों की संख्या इसमें भी n है, इसमें भी n है, आई एम्पेयर की धारा इसमें है तो आई एम्पेयर ही इसमें। ओके, थोड़ा सा हमने इजी बना दिया, हमारा मैथमेटिकल पार्ट इजी हो जाए इसलिए। चित्रानुसार दो समरूप वृत्ताकार कुंडलियां प्रदर्शित हैं जिनकी त्रिज्या है a1, दोनों की फेरों की या घेरों की संख्या है n। एक ही उभयनिष्ठ आधार पर इनको रखा गया है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इनको कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो ये श्रेणी क्रम में तो जुड़ी हुई है, ओके। तथा कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती है कि प्रत्येक कुंडली में धारा जो होती है वो एक ही दिशा में होती है और इनके मध्य की जो दूरी होती है वो इनकी त्रिज्या के बराबर होती है। अब हमें प्रूफ करना है कि इनके मध्य प्रभाग में
इनका जो मध्य प्रभाग है, यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमारा समान होना चाहिए। तो देखो कैसे, हेल्महोल्ट्ज़ जो कुंडलियाँ हैं उनमें किसी एक कुंडली के केंद्र, अब देखो इनकी खासियत क्या होती है कि हमें इनके मध्य प्रभाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त होता है। वो इस तरह से प्राप्त होता है कि इन कुंडलियों में क्या होता है, अगर आप एक कुंडली के केंद्र से, कोई भी जैसे दो कुंडलियाँ हैं, अगर आप एक कुंडली के केंद्र से दूर जा रहे हो, अगर एक कुंडली के केंद्र से दूर जा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसमें जितनी के मान में जितनी कमी आती है, यहाँ लिख लेना, जितनी कमी आती है, यानी कि एक कुंडली के केंद्र से आप जब दूर जा रहे हो, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। बताओ ऐसा डायग्राम मिल रहा था या नहीं, कि ये केंद्र पर तो मैक्सिमम होता है, फिर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये घटता है और अनंत पे ये 0 हो जाता है, होता है ना। तो अगर हम एक कुंडली के केंद्र से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, ऐसे घटेगा ना। लेकिन अगर ये घट रहा है इन दोनों कुंडलियों के बीच में, अगर एक कुंडली के कारण ये घटता है तो दूसरी कुंडली के कारण ये बढ़ता है, जिसकी वजह से इनका जो ये मध्य का जो प्रभाग होता है ना, वहाँ हमें समरूप यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि दोनों कुंडलियों के मध्य प्रभाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस तरह बनता है। हम जानते हैं कि धारावाही कुंडली के केंद्र से अक्ष पर अगर हम दूर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। लेकिन यहाँ दो कुंडलियाँ हैं, तो अगर हम इस कुंडली के केंद्र से दूर जाएंगे इस तरफ, तो बताओ यहाँ पर ऐसे होगा नहीं होगा, यानी कि यहाँ मध्य प्रभाग में हमारा चुंबकीय क्षेत्र समरूप रहा, क्योंकि एक कुंडली से घटा तो दूसरी कुंडली से क्या हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से मध्य प्रभाग में हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो दूसरी कुंडली के पास जाने के कारण उतने ही चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलेगा यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य प्रभाग में, उस प्रत्येक बिंदु पर समान बना रहता है, अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य प्रभाग में समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसकी एक खासियत है, जहाँ पर भी हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली का यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो देखो वही ग्राफ जो मैंने बनाया, इसके कारण अगर घट रहा है तो इसके केंद्र से इसके कारण बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। अब परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, और इसकी अभी हम वैल्यू निकालेंगे कि ये कितनी आएगी। ये तो इनके सेंटर वाली वैल्यू है, ओके, और ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है। ये प्रथम कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला जो ग्राफ है वो प्रथम कुंडली के कारण है, ये वाला जो ग्राफ है वो दूसरी के कारण है। इनके मध्य प्रभाग, ये मध्य का प्रभाग है, यहाँ हमें कुछ ऐसा एक समरूप लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसे मैंने टोटल मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट जो निकला वो। इसी डायग्राम को मैंने दूसरे तरीके से भी बना रखा है मेरे खुद के वे में, कि ये दोनों कुंडलियाँ थी, इसके कारण ये येलो वाली रेड वाली लाइन, इसके कारण ये ब्लू वाली लाइन। ओके बच्चों, अब हम निकालते हैं कि इनके मध्य प्रभाग में जो चुंबकीय क्षेत्र बना ना टोटल बी, वो कितना है। और हम ये भी देखेंगे कि जो सेंटर पर हमें मिलता है ना, सेंटर पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना कि हमारा बी मैक्सिमम होता है, उसका कितना होता है, जो परिणामी मिलता है वो कितना होता है। अब ग्राफ को देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये तो है सेंटर पे और ये है परिणामी, यानी कि परिणामी सेंटर से ज़्यादा है, ऊपर की तरफ है ना, इतना ज़्यादा है। अब ये इतना कितना है वो कैलकुलेट करना है, कि ये जो इतना जो पार्ट है ना वो कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, या मध्य बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि ये कोई बिंदु है P जो इसके सेंटर से a/2 दूरी पर है, इस कुंडली के सेंटर से भी a/2 दूरी पर है। तो बताओ ये मध्य बिंदु हुआ नहीं हुआ इनका, इस पर हमें टोटल B निकालना है। तो देखो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैंने मान लिया इस कुंडली के कारण dB1 है, इसके कारण dB2 है, तो मध्य जो बिंदु है उस पर जो टोटल आपको जो B मिलता है वो दोनों के बराबर होता है, दोनों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो B मिलेगा वो dB1 प्लस dB2 होगा। ओके बच्चों, तो मध्य बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र हमें इतना मिलता है। अब बायो-सावर्ट नियम लगाएंगे। अब देखो इस आर्टिकल को अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, अगर ये आर्टिकल 2 या 3 नंबर में आता है तब तो आप लोग जितना यहाँ करा हुआ है ना उतना ही आपको करना है, लेकिन अगर यही आर्टिकल 5-6 नंबर में आता है तो पहले आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा।
आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको 5-6 नंबर कंप्लीट चाहिए तो आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला डिराइव हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से करा है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित, इसके अक्ष पर कोई बिंदु है x, वहाँ पर हमारा जो b होता है वो हमने निकाला था। फिर उस b में हमने x बराबर a/2 पुट किया था। याद करिए, जब हमने a/2 पुट किया था तो तो बाद में हमें मिल जाएगा, वो कैलकुलेशन तो मैंने यहाँ कर रखी है। लेकिन जो जनरल फॉर्मूला हमारा निकला था वो ये था, μ0I_a² a² प्लस x² की पावर 3/2 इतना होता है। किसी कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर इतना b होता है। अब ये a/2 दूरी पर है तो यहाँ पर हमें x की जगह a/2 यहाँ पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली इस बिंदु, दूसरी कुंडली भी तो आपकी बार यहाँ पे, ये देखो डायग्राम, यहाँ पे दूसरी कुंडली भी तो है, ये भी a/2 दूरी पर है, तो यहाँ पर भी मेरे को b उतना ही मिलेगा। दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, और दोनों में ही x बराबर a/2 पुट कर दो, क्योंकि मैं मध्य बिंदु पर निकाल रही हूँ। तो जब आप a/2 पुट करेंगे, पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर रखी है। ये देखो आपकी बुक पे डायरेक्ट करा है इसको, उन्होंने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला उठाया है। ये यहाँ पर अगर आपको पता हो, x बराबर a/2 दूरी पर हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला निकाला था, वो था 4μ0I/5√5a, ऐसा कुछ आया था। ओके, और दोनों ये b1 मतलब केवल x बराबर a/2 दूरी पर एक कुंडली के कारण था। यहाँ 2 कुंडलियाँ हैं तो इसको 2 से गुणा कर दिया, बुक में डायरेक्ट किया है, लेकिन मैंने इसको पूरा समझाया है आपको, और एग्जाम में भी आपको ऐसा करके आना है। अगर 3 नंबर तक क्वेश्चन आता है तब तो इतना इनफ है, लेकिन अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पहले आप इस फॉर्मूले को ज़रूर डिराइव करेंगे। कोई बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। ओके बच्चों, तो डिपेंड ऑन द मार्क्स, आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस डेरिवेशन में कितना पार्ट करना चाहिए। और ये चीज़ आप लोग जब ओल्ड पेपर उठाइए, आपकी बुक में भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, उनको करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगी कि हमें किस टॉपिक में कितना लिख के आना है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भले ही हमें पूरी फिजिक्स आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हमें जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हमें वहाँ लिखना आना चाहिए। बहुत बार हम कंजूसी कर जाते हैं और बहुत बार हम बहुत ज़्यादा लिख आता है, तो ज़्यादा लिखना भी बेवकूफ़ी है और कंजूसी करना भी बेवकूफ़ी है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि आपको कितने मार्क्स में कितना लिख के आना है। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ से जब मैंने इसको दोनों को जोड़ दिया तो इसको 2 से गुणा और कर दिया, तो ये आ गया 8μ0I/5√5a, यानी कि कुंडलियों के जो मध्य बिंदु है P, ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली, यहाँ मुझे इतना मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। ओके, और जब आप 5/5√5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 0.716 μ0I/a, और अगर फेरों की संख्या n हो तो n और लगा लेना। ओके, चलिए, इसमें तो n लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा ना, इसमें भी लगा लो, इसमें तो लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा, ऊपर वाले में भी लगा लेना। ओके, चलिए, तो ये था इतना। अब मुझे ये निकालना है कि सेंटर पर मेरा μ0 कितना होता है, सॉरी b कितना होता है, μ0I/2a होता है, नहीं होता। बी सेंटर हम लोग लास्ट वीडियो में निकाल के आ चुके हैं। कुंडली के सेंटर के ऊपर फॉर्मूला आपको याद होना भी चाहिए, μ0I/2a होता है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि इस बी सेंटर और जो अभी रिजल्टेंट ये जो बी निकाला है ना, इनमें क्या संबंध है। इतना तो मैंने ग्राफ से आपको समझा दिया कि ये बी रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा बी सेंटर के कंपेयर में, लेकिन कितना ज़्यादा, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको बी सेंटर में कन्वर्ट करिए, देखो कैसे। μ0I/2a है और बी सेंटर होता है μ0I/2a, यानी कि यहाँ पे एक 2 की कमी है, तो इसको 2 से गुणा, 2 से भाग कर दिया। ये μ0I/2a मिलके इतना हो गया 0.71, जब 2 से गुणा हुआ तो ये आ गया 1.432 μ0NI/2a। ये हो गया बी सेंटर और ये हो गया इतना, यानी कि यहाँ कुंडलियों के हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य प्रभाग में मध्य बिंदु पर जो परिणामी जो बी मिलता है वो हमारे बी सेंटर का, कुंडली का जो बी सेंटर होता है ना, उसका 1.432 गुना होता है। इसीलिए मैंने जो ये ग्राफ बनाया था उसमें बी सेंटर ये था और बी रिजल्टेंट ये था या नहीं था। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट मत बनाना, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा बनाना, क्योंकि एक समरूप मिलता है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होता, मतलब होता समान है। ओके, इसलिए तो हेल्महोल्ट्ज़ जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा अपने केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का
1.432 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और बहुत बार सिद्ध करने के लिए भी दे दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य प्रभाग में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र सेंटर का इतना गुना होता है। तो मतलब डेरिवेशन को वो घुमा कैसे भी सकता है। अगर आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से आता है तो वो किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करे, आप लोग उसको इजीली कर सकते हो। फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। अब आप सोच रहे हो इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखें, इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप फॉर्मूलों को जो फॉर्मूले आपको मिलते हैं ना, उनको आप एक अलग से पेज में लिखते चलो। ओके, और दिन में 1-2 बार उनको रीड आउट जरूर करो, और साथ ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। क्यों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, तो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। जितनी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है उनको भी आप एक साथ लिख लीजिए। वैसे शायद आपकी बुक के पीछे दे भी रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ तो एक साथ दे भी हुई भी है, नहीं भी दी हुई है। तो मेरा तो यही तरीका होता था जब मैं आपके टाइम पर थी, तो आप लोग भी अगर ये तरीका अपनाएंगे तो ईजिली आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए, तो हमने ये बता दिया कि इतना हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम इसमें एक छोटा सा पार्ट और पढ़ते हैं। वो क्या, धारावाही जो वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके पोल कि इसमें किस पोल को एन कहेंगे और किस पोल को एस। आपको पता है ना कि चुंबक में 2 पोल होते हैं, एन और एस, पता है ना। तो वहाँ हम कहाँ एन बनेगा और कहाँ एस बनेगा, हम वो चीज़ यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में ध्रुवों के निर्धारण की, कि हमारी जो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उसका कौन सा ध्रुव एन होगा, उसका कौन सा तल एन होगा और कौन सा तल है वो एस होगा। तो यदि कुंडली कागज के तल के लंबवत स्थित हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत होगा। इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कुंडली के जिस तल में कुंडली होती है उस तल के लंबवत जो तल होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उस तल के लंबवत तल में होती है ना। यदि कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, वो ये कह रहा है कि अगर हमारी कुंडली में धारा जो है वामावर्त को हम कहते हैं, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रही है तो घड़ी के विपरीत जा रही है, और दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। देखो, मुझे इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करती हूँ, क्योंकि हिंदी वर्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक के डायरेक्शन में जाना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक के विपरीत डायरेक्शन में जाना। घड़ी आपकी ऐसे ही तो चलती है, और आप ऐसे चल रहे हो तो क्लॉकवाइज, और इसके विपरीत चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। बाकी आपकी इच्छा है, आपको हिंदी वर्ड अच्छा लगे तो हिंदी याद रखिए, इंग्लिश अच्छा लगे तो इंग्लिश याद रखिए। तो अगर आपकी कुंडली में जो धारा है वो वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। और बताओ, ये चीज़ मैंने आपको निकालना सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? सिखाई थी। आप लोग याद करिए कि अगर आपको यहाँ केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। अब देखो, यहाँ पर वही बात है कि इस तरह से देखो, ये धारा की दिशा में हो गया, केंद्र की तरफ मैंने अंगुलियां कर ली, तो बताओ मुझे बाहर की ओर मिल रही है नहीं मिल रही है? बाहर की ओर मिल रही है, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होगी। सिमिलरली अगर आपकी धारा जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर मिलेगी। इसमें तो मिलेगी अंदर, इसलिए मैंने यहाँ केंद्र के ऊपर क्रॉस लगाया। यहाँ मुझे केंद्र के ऊपर बाहर मिलेगी, इसलिए मैंने डॉट। क्रॉस और डॉट का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने इसको आपको निकालना सिखाया भी है, और मैंने कहा भी था कि आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये हर जगह आपको काम में आएगा। अब इस वाले डायग्राम में आप लोग अपनी कॉपी को टर्न करके करना, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत मुश्किल, देखो वैसे ऐसे होगा तो थोड़ा सा हाथ को टर्न कर पाना मुश्किल हो रहा है। आप कॉपी को टर्न करके केंद्र की तरफ फिंगर रखते हुए करेंगे तो आपको यहाँ पर अंदर की तरफ ही डायरेक्शन मिलेगी। ओके बच्चों, अब देखो अंदर की तरफ अगर आपको डायरेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब होता है कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, और अगर आपको बाहर की तरफ डायरेक्शन मिल रही है तो इसका मतलब कि इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निर्गत हो रही है। और साथ ही अगर आपकी जो धारा है उसकी दिशा है क्लॉकवाइज, तो आप कुंडली के जिस तल से देख रहे हो ना, अगर आप कुंडली का जो भी पार्ट है उस जिस ओर से आप कुंडली में देख रहे हो, और अगर आपको धारा की दिशा वहाँ क्लॉकवाइज नज़र आ रही है, तो कुंडली का वह जो पार्ट होगा वो एस ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा? एस ध्रुव की तरह। और कुंडली के जिस ओर से आप देख रहे हो
और अगर आपको धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो कुंडली का वह जो तल होगा वह आपका एन पोल की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ से हम ध्रुव निर्धारण भी बता सकते हैं, साथ ही केंद्र के ऊपर डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ओके बच्चों, ये चीज़ वही चीज़ है कि अगर आपकी जो धारा है वो दक्षिणावर्त है यानी कि क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय बल रेखा क्या हो रही है, एंटर कर रही है। और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तल के लंबवत अंदर की ओर। और जस्ट इसका उल्टा है बाहर, कि अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय बल रेखा है कुंडली से निर्गत होती है और केंद्र पर हमें कैसा मिलता है, बाहर की ओर। ओके बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। चलिए सेकंड हम पढ़ते हैं कि अगर आपको एक धारावाही चालक तार दे दिया जाए तो उस पर चुंबकीय जो क्षेत्र हमें मिलेगा वो तो हम हमारे राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं ना, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होगा। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमें वृत्त के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया गया है। वो क्या, एक वायर है PQ जिसमें धारा Q से P की ओर है, और इस वायर, जैसे ये वायर है और इसके चारों तरफ एक छेद करके और एक वायर गत्ता ले लिया, उस गत्ते पे एक छेद करके वायर को उसमें डाल दिया और इस गत्ते के ऊपर क्या किया है, लोहे के बुरादे की एक पतली परत को फैला दिया। ठीक है, वृत्त के रूप में नहीं, कैसे भी फैला दी, एक पतली परत हमने जमा दी और फिर इस वायर को हमने सर्किट से जोड़ दिया, कुंजी लगा के और बैटरी लगा के। जैसे ही आपने वायर में धारा P से Q यानी कि नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे की ओर प्रवाहित करी, तो बताइए दाएं हाथ के नियम से हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसे डायरेक्शन में मिलेगा। देखो अंगूठे को रखो I की डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मेरी फिंगर, ऐसे घूमती तो क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जैसे ही इसको सर्किट से अटैच करोगे वायर को, तो आप देखोगे कि करंट फ्लो कराने पर जो बुरादा हमने फैलाया था ना वो वृत्त में एकत्रित होने लगे, और वह भी सकेंद्रीय वृत्त। एक वृत्त ऐसे मिला, फिर दूसरा ऐसे मिला, तीसरा ऐसे, और इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, जो तो हम हमारे राइट हैंड थंब रूल से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको इसी तरह से ये प्राप्त होती है। ओके बच्चों, तो जो चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप हमें कैसा मिला, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्राप्त हुआ, सीधे धारावाही चालक तार के कारण। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको जरूर करना है। इसमें क्या है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम पर इस बिंदु के ऊपर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसके ऊपर देखना है। तो यहाँ देखो आपको 3 वायर नजर आ रहे होंगे, एक वायर ये वाला, एक वायर जो इस तरह से अर्धवृत्त में घुमा हुआ है, और एक वायर ये वाला। ये अर्ध अनंत लंबाई के वायर है। एक सिरा तो इसका अर्ध अनंत ही तो हुई, दोनों की तरफ अगर डॉट डॉट लगता है तो अनंत लंबाई, एक तरफ लगता है तो अर्ध अनंत लंबाई। तो अर्ध अनंत लंबाई के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम लोग निकाल चुके हैं। एक धारावाही लूप के कारण कितना होता है ये भी हम निकाल चुके हैं ना। ये भी एक अर्ध अनंत वायर है। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, इन तीनों के कारण इस ओ पर परिमाण तो आप लोग डेरिवेशन से फॉर्मूला आपको याद होगा, वहाँ से देख लोगे, लेकिन दिशा के लिए आप लोगों को सारे रूल आने चाहिए, इन आउट निकालना आना चाहिए कि इसके कारण इसके ऊपर इन जाएगा या आउट जाएगा, इसके कारण इन जाएगा या आउट जाएगा, इसके कारण यहाँ पर क्रॉस लगेगा कि डॉट लगेगा। और फिर अगर सारे एक सेम आ रहे तो जोड़ देना, जो अलग अलग आ रहे हैं उनको घटा देना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन बुक से कॉपी, आंसर को कॉपी बिल्कुल मत करिएगा। कर भी लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपको डायरेक्शन निकालना नहीं आता है तो। और अगर डायरेक्शन निकालना आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुक के सॉल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो इसको ट्राई जरूर करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर दिशा आपको निकालनी आती है, परिमाण तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेरिवेशन के फाइनल जो रिजल्ट होता है वो तो हमें याद करने ही है। तो बस वहाँ से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह का आपको डायग्राम दे दिया जाए, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।